हाय एवरीवन। तो अब आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है वो होने वाला है ख़त्म और उसकी जगह आने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब इस डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें क्या खास बात है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने पूरा इनकम टैक्स एक्ट है उसी को ही चेंज कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स कोड, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको अनाउंस जो है वो कब किया गया था और इसको लाने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस जो है वो क्या है। तो वीडियो जो है वो लंबी जरूर है लेकिन एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो अब ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड है ये 417 पेज का है और इस पे काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा वर्किंग चल रही है। तो ये अभी हमारा 2024 में ही नोटिस में क्यों आया, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिसेंटली 165वां इनकम टैक्स दिवस जो है वो बनाया गया और उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब हम विद इन 6 मंथ्स में डायरेक्ट टैक्स कोड जो है लेके आ रहे हैं बजट 2025 में, और जो कि आपका एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। And with this announcement that which we've come up with, that within 6 months we will have the tax code or the income tax act, at least some parts of it very clearly written in simple, easy to understand. तो जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इशू किया गया था और उसके संबंध में जो प्रेस रिलीज इशू की गई थी उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसको रीड कर सकते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो क्यों लेके आ रही है, तो हम ईयर 2017 जो है उसको नहीं भूल सकते हैं क्योंकि ये इंडिया के लिए हिस्टोरिकल ईयर रहा है। अब 2017 में हमारा जीएसटी आया था। अब गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी क्यों लेके आई थी, क्योंकि हमारे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, इन सबको गवर्नमेंट ने मर्ज करके एक ही इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया जो है जीएसटी एक्ट। तो वैसे ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी कई सारे छोटे छोटे एक्ट बने हुए थे जैसे कि वेल्थ टैक्स एक्ट है, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। तो इन सभी को मर्ज करके भी गवर्नमेंट जो है उसने एक ही टैक्स बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेकिन अब इस एक्ट में भी गवर्नमेंट को कई सारी कमियां जो है वो लग रही है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको चेंज करना चाहती है और उसकी जगह डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम डीटीसी बिल है वो कब अनाउंस किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट के द्वारा डीटीसी बिल अनाउंस किया गया था वो 2009 में किया गया था कि हमको इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको हटाना है और उसकी जगह रिप्लेस करना है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को। अब कोई भी चीज़ अगर हम रिप्लेस करते हैं तो उसमें टाइम भी चाहिए होता है और कई सारे फैक्टर है जो कि हमको कंसिडर करने पड़ते हैं कि अगर हम इसको लेके आते हैं तो ये फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसके क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो हो सकते हैं। इसके बाद 2010 में फिर से इस पर डिस्कशन किया गया और इसके संबंध में रिवाइज डिस्कशन पेपर जो है वो रिलीज़ किए गए और फिर इसके संबंध में डीटीसी बिल 2010 जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। इसके बाद 2012 में फिर से जो कमेटी थी उसके द्वारा ये जो डीटीसी बिल के संबंध में रिपोर्ट थी वो पार्लियामेंट को सबमिट की गई। फिर 2014 में जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके बाद हमारा रिवाइज्ड जो वर्जन है डीटीसी बिल का वो क्रिएट किया गया था। लेकिन उस टाइम जनरल इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट जो थी वो चेंज हो गई थी, तो उस वजह से जो हमारा डीटीसी बिल था वो लैप्स्ड हो गया। उसके बाद 2017 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 6 मेंबर्स की एक कमेटी जो है वो सेटअप की गई और उनके द्वारा एक फ्रेश डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो है वो बनाया गया। अब कमेटी के द्वारा जो न्यू डीटीसी बिल बनाया गया था उसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 19 अगस्त 2019 जो है उसको सबमिट किया गया था। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा बजट 2024 में अनाउंस किया गया कि हम इनकम टैक्स एक्ट जो है उसको हटा रहे हैं और उसकी जगह विद इन 6 मंथ्स में हम डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको लेके आ रहे हैं। तो वैसे भी यदि हम देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी ये बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उसमें काफ़ी सारे मेजर चेंजेस जो है वो किए गए थे। तो गवर्नमेंट जो है वो ये चेंजेस धीरे धीरे इसलिए कर रही है ताकि लोगों को बड़ा झटका ना लगे। तो अब ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो आपका अब 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है और अब आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। तो अब आपका जो 2025 है वो आपके लिए हिस्टोरिक ईयर रहने वाला है जैसे कि आपका 2017 रहा था, क्योंकि 2017 में आपका जीएसटी आ गया था और अब 2025 जो है उसमें आपका डीटीसी बिल आ जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो आपका हट जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या चेंजेस है जिनकी रिक्वायरमेंट रही गवर्नमेंट को जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसने इनकम टैक्स एक्ट की जगह डीटीसी बिल जो है उसको रिप्लेस किया।
फर्स्ट जो मेजर चेंजेस हुआ है वो हुआ है आपके असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। तो यदि हम इनकम टैक्स एक्ट में देखें तो वहाँ पे आपका डबल कंसेप्ट चलता है, एक तो असेसमेंट ईयर का और एक फाइनेंशियल ईयर का। तो काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। जैसे कि मान लो अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो आपके एप्लीकेबल होने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो चेंजेस है वो 2024 से एप्लीकेबल होने वाले हैं या 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो वहीं आपके डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर जो है उसी को ही कंसिडर किया गया है। असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा खत्म कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, वहीं आपके डीटीसी बिल जो है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर जो है उसी की बात की जाएगी। सेकंड जो मेजर चेंजेस किया गया है वो आपके प्रोविज़न और एक्सप्लेनेशन जो है उसमें किया गया है। तो यदि हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो वहाँ पे सेक्शन के अंदर क्लॉज के अंदर प्रोविज़न के अंदर एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब हमारे इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई भी चेंज किया जाता है तो वो चेंजेस जो है वो किसके थ्रू अनाउंस किया जाता है, एक तो आपके एक्सप्लेनेशन के थ्रू या प्रोविज़न के थ्रू अनाउंस किया जाता है। अब डीटीसी जो है उसमें ये बोला जा रहा है कि हम इसको बहुत ही सिंपल कर देंगे, यानी कि डीटीसी में आपके कोई भी प्रोविज़न और एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं रहेंगे। तीसरा जो मेजर चेंजेस किया गया है वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस में किया गया है। तो जहां इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें आपके पास 3 कैटेगरी होती है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो वहीं आपके डीटीसी जो है उसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी रहेगी, एक तो रेजिडेंट और दूसरा जो है वो नॉन रेजिडेंट। तो इन बेनिफिट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो कि आपको डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें फर्स्ट है ट्रिपल ई कंसेप्ट। तो ट्रिपल ई कंसेप्ट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप कोई अमाउंट है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी एग्जेम्प्ट है किसी स्कीम में, और उस पर अगर आपको कोई इनकम रिसीव होती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद अगर आपको मैच्योरिटी पे वो अमाउंट मिलती है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। जैसे कि अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या पीपीएफ में या ईपीएफ में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो वो अमाउंट हम जो डिपॉजिट कराते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, और मैच्योरिटी पे जो हमको अमाउंट मिलती है वो भी हमारी एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट है आपका नो एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन कंसेप्ट। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ख़त्म करना चाहती है और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको प्रमोट कर रही है। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें काफ़ी पर्सन है जिनके द्वारा फेक एग्जाम्पशन और डिडक्शन क्लेम की जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू का काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें बहुत ही कम एग्जाम्पशन और डिडक्शन है जो कि एसएससी को मिलती है। अब धीरे धीरे आपकी चैप्टर 6 की जो डिडक्शन है वो पूरी ही खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो है उसका रेवेन्यू इंक्रीज करना। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, धीरे धीरे सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो है उसको हटा देगी। अब आपकी बहुत ही जल्द चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस है वो भी सारी हटने वाली है। नेक्स्ट है मार्जिनल टैक्स रिलीफ अप टू 55 लाख। तो अगर कोई भी सैलरी पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है जिसकी इनकम जो है वो 55 लाख रुपए या उससे कम है, तो फिर उसको डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें एक बहुत ही बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है, जिससे उसका टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स कोड आने से उसका कम से कम 15% तक का जो टैक्स है वो बच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि डीटीसी में एसएससी को मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्रॉस कास्केडिंग इफेक्ट। तो यदि हम इनकम टैक्स एक्ट में देखें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो परचेज करने पे सेलर और बायर दोनों को टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में कई चीज़ों पे ड्यूल टैक्स का कंसेप्ट जो है वो चलता है, लेकिन यदि हम डायरेक्ट टैक्स कोड में देखें तो वहाँ पे किसी भी तरह का डबल टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल कंपनीज टैक्स रेट सेम। तो जैसा कि हम इनकम टैक्स एक्ट में देखते हैं कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके लिए इनकम टैक्स की रेट जो है वो अलग है, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए जो टैक्स रेट है वो अलग है। अब फॉरेन कंपनी की कोई इंडिया में ब्रांच है तो उसके लिए रेट जो है वो अलग है। तो गवर्नमेंट जो है उसने डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें सभी कंपनीज के लिए जो टैक्स रेट है वो सेम कर दी है। नेक्स्ट है चेंज लिमिट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सैनेरियो। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कई सारी ऐसी लिमिट है जो कि अगर हम आज के सैनेरियो के हिसाब से देखते हैं तो मैच नहीं होती है। तो गवर्नमेंट जो है उसका कहना है कि हम डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें इन सभी लिमिट जो है उसको मैच करा देंगे।
नेक्स्ट है इंक्रीज टैक्स बेस। तो अब गवर्नमेंट जो है उसको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स कंप्लाइंसेस जो है उसको पूरा करें। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमारे इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स कंप्लाइंसेस जो है उसको पूरा करते हैं। तो अब कुल मिला के गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो रेवेन्यू इंक्रीज करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टीडीएस और टीसीएस स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो एग्जिस्टिंग टीडीएस और टीसीएस की रेट है उसको रिड्यूस कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है उस पर टीडीएस और टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है। तो इससे होगा क्या कि जब एसएससी का टीडीएस कटेगा तो वो उसके 26 ईयर्स में या टीआईएस या एआईएस जो है उसमें शो होगा, और जब उसकी इनकम जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगी तो उस केस में उसको आईटीआर भरना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आईटीआर फाइल करें, जिससे गवर्नमेंट जो है उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट का जो एक मेन पर्पस है वो ये भी हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का। नेक्स्ट, अब जहां आपके इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें 23 चैप्टर्स है और 298 सेक्शन है, वहीं अब आपके डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें 22 चैप्टर्स है, 319 क्लॉज है और 22 शेड्यूल है। साथ ही नॉर्मल टैक्स पेयर के अलावा जो भी अदर पर्सन आते हैं, जैसे कि कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, उन सभी के भी टैक्स रेट जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसमें काफ़ी सिंपल कर देगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का ये मेन मोटिव है डायरेक्ट टैक्स कोड जो है उसको लाने का। आई होप आज की जो ये वीडियो है उससे आपको डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।